हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी के वस्ती जी को इसमें। फ्रेंड आज जो है कि बिहार स्टेनो एएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर हम सभी 5 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपसे कवर नहीं किए ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं जितने भी अभी तक में प्रैक्टिस सेट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम सभी आपसे फ्रेंड आज के सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि बिहार आपका स्टेनो एएसआई परीक्षा 2025 के लिए कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है, जो कि एप्लीकेशन पे ये कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट का आप सभी को तैयारी करवाया जाएगा। समझिएगा इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। तो देखिए इसमें आपको जो है कि टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलने वाला है, और ये जो टॉपिक वाइज क्लास है बिल्कुल आपका थ्योरी क्लास चलेगा, प्लस में एमसीक्यू भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जा रहा है, प्लस में इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा, और ये बैच जो है कि वर्दी बैच के नाम से शुरू किया गया है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं और 100% सफलता पाना चाहते हैं, क्योंकि समय आपको इसमें बहुत कम दिया जाएगा, तो ये टारगेट कोर्स है, आप सभी ज्वाइन जरूर कर लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड आप सभी देखिए मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आपको बेहतर कंटेंट के साथ में ज़्यादा आपको एफर्ट ना लगाना पड़े, और बेस्ट कंटेंट रखे हैं आपके लिए हम सभी। तो आप सभी ज्वाइन करके फुल कोर्स कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जहां थ्योरी क्लासेस आप सभी को दिया जाएगा। देखिए ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से आपको युवा शक्ति जीके को सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 किसके लिए प्रावधान करता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 जो है फ्रेंड, ये प्रावधान करता है संसद का सचिवालय को। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा किसे करता है, तो संसद का सचिवालय को करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में जो कि फ्रेंड लोकसभा के अध्यक्ष के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सभी देखते रहिए, क्वेश्चन को सारा आपके माइंड में सेट होते चल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भाग 5 में है। ध्यान रखिएगा भाग 5 में लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगर त्याग पत्र भी देना हो तो किसको देगा, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था। बिहार का पहला लोकायुक्त कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे श्री श्रीधर वासुदेव साहनी था। ध्यान रखिएगा आप सभी कौन थे, श्री श्रीधर वासुदेव साहनी बिहार का पहला लोकायुक्त था। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वाइसराय कौन था। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वाइसराय कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था लखनऊ संधि पर। लखनऊ संधि कब हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसने विदेह साम्राज्य की शुरुआत की। तो ए राइट आंसर रहेंगे नेमी विदेह के द्वारा विदेह साम्राज्य की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे नेमी विदेह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का रीजेंट था। अकबर का कौन रीजेंट था, चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो ए राइट आंसर है बैरम खां। ध्यान रखिएगा आप सभी, बैरम खां कौन था, तो अकबर का रीजेंट था।
ए करेक्ट आंसर है। देखिए अकबर के समय में जो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में, वो बैरम खां के समय ही लड़ा गया था। बैरम खां अकबर का संरक्षण था, क्योंकि उस समय अकबर कौन क्या था, बच्चे थे, तो इसका संरक्षण कौन कर रहा था, तो बैरम खां कर रहा था। बाबर कौन था, तो बाबर जो है कि हुमायूं का पिता यानी कि मुगल वंश के संस्थापक था, और इसके समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी फ्रेंड 1983 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब की गई थी, 1983 में। अगला देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। चलिए बताएंगे, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। तो उपरोक्त में से सभी खनिज पाया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, चूना पत्थर, ये सभी जो कि फ्रेंड बिहार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विमान से उड़ान भरने के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है। फ्रेंड देखिए मैंने आपसे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक में मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आपसे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ये मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं आप सभी को, इस मॉक टेस्ट को आप सभी कंप्लीट जरूर कवर कीजिए आप सभी, क्योंकि बिल्कुल आपके सिलेबस पर मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। अगर आपका मॉक टेस्ट लगाया रहेगा तो काफी हद तक आपका जो है कि सारा कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा और ज्यादातर आप स्कोर कर पाइएगा पेपर में, क्योंकि प्रैक्टिस ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। विमान से उड़ान भरने के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सप्ताप मंडल को मानी जाती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस मंडल को, समताप मंडल को मानी जाती है। क्षोभ मंडल जो है कि फ्रेंड पृथ्वी तल का सबसे नजदीकी मंडल है, लमसम जो कि 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है पृथ्वी तल से। इसमें वायुमंडलीय घटना होता है, जैसे बादल गरजना हो गया, बिजली चमकना हो गया, ये सभी क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। आगे है, काकलोथ फॉल बिहार के किस जिले में है। तो देखिए काकलोथ फॉल जो है फ्रेंड, तो ये नवादा जिले में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस जिले में है, नवादा में। अगला देख लीजिए, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कपास के लिए जो उपयोगी मिट्टी होता है वो काली मिट्टी होता है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, और ज्यादातर काली मिट्टी का विस्तार किधर है, तो आपका महाराष्ट्र हो गए, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, आपका मध्य प्रदेश हो गए, ये सभी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। अगला है, दिव्येदु बर्मा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है शतरंज खेल से। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस खेल से संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया फ्रेंड किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट किया गया है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल पेपर में। निम्नलिखित में से कौन एक लैंडलॉक देश है। फ्रेंड लैंडलॉक देश मतलब क्या होता है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, यानी कि समुद्री किनारा नहीं हो उसके पास। जैसे नेपाल, नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक देश है, क्योंकि इधर भी इसको स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। उसी प्रकार से भूटान क्या है, वह एक प्रकार का लैंडलॉक देश है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मंगोलिया जो है फ्रेंड ये एक लैंडलॉक देश है। ध्यान रखिएगा, यानी कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है ये। अगला है, भारतीय समाज के सेवक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था जीके गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा किया गया था, जीके गोखले के द्वारा किया गया था भारतीय समाज सेवक की स्थापना। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। तो सभी को पता होंगे, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में, कब, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, बंगाल विभाजन से संबंधित है लॉर्ड कर्जन। याद रहेगा आप सभी को। अगला देखिए, मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसके साथ निहित है। मौद्रिक नीति
के संचालन की जिम्मेदारी जो है फ्रेंड ये किसके साथ निहित है? तो ये निहित है भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में। बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा किसके साथ में है? भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेंस की शक्ति की इकाई एसआई इकाई है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, डायोप्टर होता है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला किला था? यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला किला स्थापित किया गया था। तो यह किला का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज है। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला किला था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड कि बाजार में एकाधिकार की स्थिति निम्न में से किसको संदर्भित करती है? बाजार में एकाधिकार की स्थिति को किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। देखिए, अगर आप सभी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो आंसर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर गलती भी होता है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि गलती नहीं कीजिएगा तो सही कर ही नहीं पाइएगा आप सभी। तो गलती से ही आदमी सीखता है, तो गलती होता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी आंसर जरूर किया कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, एक विक्रेता कई खरीदार होते हैं। तो भारत में एकाधिकार की स्थिति को जो संदर्भित करता है एक विक्रेता और कई खरीदार करता है। अगला देख लीजिए, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि अब पैटर्न चेंज होते जा रहा है, न्यू सब क्वेश्चन आपको ऐड करके दिया जा रहा है। तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा, उस लेवल तक लेके जाना होगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। ऐसे तो हलवा पूरी है ही नहीं कि सभी को मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उस लेवल तक आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा फ्रेंड। तो मेरे साथ बने रहिए, सभी तरह का क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। तो ए राइट आंसर है, संतुलन मूल्य में कमी आएगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया था हम सभी से कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संतुलन मूल्य में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 क्या था? आप सभी को बताओगे कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, पर यह क्या था? तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर थोड़ा था अगर पढ़े भी होंगे तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। ये एक प्रकार का कानून था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। यानी कि बिना किसी मुकदमे का कैद किया जा रहा था, ध्यान रखिएगा। इसमें किसी का सुनवाई नहीं होता था। तो यह था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, सेम मॉनेक्सॉ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसके नेता ये सभी थे, कृष्ण कुमार मित्र थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ये सभी थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। डी राइट आंसर रहेंगे। बंगाल विभाजन के बारे में पता है, 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला है राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना, यह स्थित है कहां पे? यह एक प्रकार का क्या है? सांस्कृतिक धरोहर परियोजना है जो स्थित है। तो यह इंदौर में स्थित है। ए राइट आंसर रहेंगे। इंदौर कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए और श्रमिकों और नियोक्ता के बीच मजदूरी अनुबंध डैश पर आधारित होता है। तो यह जो आधारित होता है फ्रेंड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई पर आधारित होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता जो होता है डीए और श्रमिकों और नियोक्ता के बीच मजदूरी अनुबंध, यह जो आधारित होता है वो किस पर होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई पर आधारित होता है।
बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि सरकार द्वारा दूसरी हरित क्रांति को क्यों प्रारंभ की गई। दूसरी हरित क्रांति को क्यों प्रारंभ की गई थी, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये इसलिए की गई थी अस्थायी दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए ही दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हरित क्रांति जो संबंधित है वो खाद्यान्न उत्पादन से है और सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस एरोसियन और प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कर परिहार रणनीति, यह विकल्प बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखिएगा आप सभी, BEPS के लिए बिना परिपक्वता अवधि वाली निश्चित आय क्या कहलाती है। तो इसे हम सभी बेमियादी बांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेमियादी बांड कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य थे। किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे। न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और ये योजना मात्र में 4 वर्ष ही चला था। ध्यान रखिएगा आप सभी, और यह पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1974 से लेके 1978 तक ही था। ध्यान रखिएगा। अगला है, मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभदायक होगा यदि डैश है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, आयातकों के लिए निर्यात सस्ता हो तब जो है कि मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभदायक होगा। आयातकों के लिए निर्यात क्या हो, सस्ता हो तब होगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जो जाना जाता है यह जाना जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका टाइम पीरियड की बात किया जाए तो यह 1992 से लेके 1997 तक चला था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश को मंदी कहा जाता है। तो मंदी किसे कहा जाता है, ए राइट आंसर रहेंगे, वस्तुओं की पर्याप्त मांग के लिए उत्पादन और रोजगार में कमी, इसे ही क्या कहते हैं, मंदी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वस्तुओं की पर्याप्त मांग के लिए उत्पादन और रोजगार में कमी को मंदी कहा जाता है। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा और मुंबई को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, आगरा और मुंबई को जोड़ता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे NH3, ये आगरा और मुंबई को जोड़ता है। चलिए आपसे बताएंगे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताएंगे। सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस मार्ग से भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड। तो सिपकिला से यानी कहे तो सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला देख लीजिए, कौन सी गैस अजनेबी गैस के रूप में जाना जाता है। कौन सी गैस अजनेबी गैस के रूप में जाना जाता है, जेनॉन को। जेनॉन को अजनेबी गैस के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस वर्ष में एक गणराज्य बना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1950 में बना था भारत एक गणराज्य, क्योंकि 1950 में प्रॉपर भारत का संविधान लागू हो गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ये गणराज्य बन चुका था। अगला है, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो देखिए, कलिंग युद्ध के बाद जो है कि फ्रेंड अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है फ्रेंड वो क्या है, सत्य है। हिमालय पर्वत भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, बिल्कुल गलत कथन है, उत्तर पूर्व में है हिमालय पर्वत। ध्यान रखिएगा आप सभी, उत्तर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत के उत्तर पश्चिम में है, बिल्कुल गलत है। बंगाल की खाड़ी उत्तर पश्चिम में नहीं बल्कि ये कहां पे है, दक्षिण पूर्व में है। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में है, बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में है। हिंद महासागर भारत के उत्तर पूर्व में है, यह गलत है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी। जैसे कि ये आपका क्या है,
ये आपका पूरा भारत का मैप है, ठीक है, ये आपका भारत का मैप है। तो ये जो है फ्रेंड, ये क्या है, भारत का पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। तो ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो क्या कहा गया, अरब सागर भारत के दक्षिण, तो दक्षिण ये है, दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में बिल्कुल स्थित है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप सभी। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्बैक्स भारत और डैश सेनाओं के बीच नियमित रूप से आयोजित एक युद्ध अभ्यास है फ्रेंड। भारत और म्यांमार के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों सेनाओं के बीच में इम्बैक्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रस्तावित एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, जबकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये एक कानूनी अधिकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि जल स्तर की कमी डैश के कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अल्प वर्षा के कारण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका मेर्क्यूरी, यानी कहे तो बुध। पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि ये एक विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किया था, ध्यान रखिएगा। तो पाणिनि कौन थे? एक विद्वान थे जो संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किया। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय रूप से रेंगूर मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो कहे तो रेंगूर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली कपासी मिट्टी को ही हम सभी रेंगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो काली कपासी यानी कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेंगूर मिट्टी भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की? देखिए, भारत में ज्यादातर जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर उत्तर भारत में पाया जाता है। जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, उसके लिए उपयोगी मिट्टी होता है जलोढ़। तो हड़प नीति की शुरुआत जो कि फ्रेंड ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी के द्वारा पहली बार रेल लाइन बिछवाई गई थी 1953 में। भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किसने की? तो यह शुरुआत किया गया था प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश के द्वारा पूरा किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन में 51 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में 52। क्वेश्चन है आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन जो है ये किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो हम सभी कह सकते हैं थायरॉक्सिन के लिए होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन समान रूप से गुर्दे में बनता है? गुर्दे की बात करें तो किडनी में बनता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। विटामिन डी जो है कि फ्रेंड ये गुर्दे यानी कि किडनी में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन डी को हम सभी क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इससे सूखा रोग होने की संभावना होता है और इससे जो है कि बच्चे का क्या होता है? हड्डी कमजोर होता है विटामिन डी की कमी से। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन सी को हम सभी क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इससे जो है कि एस्कॉर्बी रोग होने का ज़्यादा चांस बनता है। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला, यानी कि जो खट्टा पदार्थ होता है वो विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है। विटामिन ई को हम सभी क्या कहते हैं? तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? गाजर है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक चावल के खेतों में मिलाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड कि चावल जो है कि धान के खेत में जो
गैस पाए जाते हैं वो मीथेन गैस पाए जाते हैं। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। नीला हरा शैवाल मिलाया जाता है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर, जो कि बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर में जो है कौन सा देश स्थित है। तो आप सभी को बताऊंगे कि बिहार के उत्तर में एक ही देश है जो कि आपका नेपाल स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार साझा करता है जो कि नेपाल के साथ में करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय जो दिया जाता है फ्रेंड, ये किसे दिया जाता है। चंद्रा झा को। चंद्रा झा को जो कि फ्रेंड मिथिला रामायण लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का क्वेश्चन क्या है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। सी राइट आंसर रहेंगे, मध्यकाल के कवि थे, ध्यान रखिएगा। महाकवि विद्यापति, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है, युवा शक्ति बिहार है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद युवा शक्ति बिहार सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दिया गया, प्लस में जो प्रीवियर क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड किया गया है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, बिहार का सूर्य मंदिर तो ये देव में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 60। क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समुच्चय उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा था। बिहार का जो गौरव लौटाया था वो कौन लौटाया था, शेरशाह सूरी, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी ने जो कि फ्रेंड उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव फैलाया था। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ पे है, तो सासाराम बिहार में है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर याद रखिएगा। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था, तो ध्यान रखिएगा हुमायूं को, चौसा के युद्ध में कई बार पराजित उसको किया था। अगला है 1974 में बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेता जो था वो कौन था। यानी कि बिहार में संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन हुआ था इसका नेता जो था वो कौन था 1974 में। जयप्रकाश नारायण था, ध्यान रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है। देखिएगा तो बिहार पुलिस में बिहार जीके का जो वेटेज है लमसम जो है कि 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है, और करेंट अफेयर के भी वेटेज लमसम 5 क्वेश्चन का है। तो थोड़ा सा इसको मिक्स किया जा रहा है ताकि आपका तैयारी बेहतर हो पाए। इसके अलावा आप बुक को पढ़ते रहिएगा तो सारा चीज क्लियर होगा। ए राइट आंसर रहेंगे मिथिला, ध्यान रखिएगा आप सभी। मिथिला क्षेत्र का ये चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पे आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी इसका क्या रहेंगे, राइट आंसर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो 12वां स्थान है क्षेत्रफल में भारत में, किसका, बिहार का, और जनसंख्या में तीसरे स्थान पे आता है। पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अगला है, वज्जी संघ की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी जो है फ्रेंड वैशाली थी, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएंगे। कुंडल ग्राम में किसका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर जो है कि अग्रणीय है। वैशाली में कौन सा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, वैशाली में, कलाशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी बताए थे आपको कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसका समाधि स्थल कहाँ है, अगर मृत्यु पूछा जाए तो वो पावापुरी बिहार में हुआ था, वहीं पर उसका समाधि स्थल है, ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे, इसका समाधि स्थल कहाँ है, तो आपका जो है कि पारसनाथ में है। वहीं पर याद रखिएगा लुम्बिनी में जो कि फ्रेंड गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था,